Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education and thank you very much लास्ट फिजिक्स वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन इन वन शॉट। पर ये वीडियो जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 यानी कि नीचे के जो चैप्टर्स है यानी कि 5 to 10 जो चैप्टर्स है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, यहाँ पे 4 चैप्टर्स तो वो होंगे 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और एक मैं आपको योगा वाला भी जो है करवा दूंगी और बाकी के चैप्टर्स की वीडियो आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे सामने सिलेबस है एंड कुछ मैं आपको ये स्टडी मटेरियल से पढ़ाऊंगी एंड कुछ मैं आपको अपने जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उससे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो शुरू करते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, फिजिकल एजुकेशन के सिर्फ 3 ऐसे सीक्रेट टिप्स है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले अंडरस्टैंड द टॉपिक, सेकंड रीड दैट टॉपिक एंड थर्ड रिवाइज दैट टॉपिक। दिस इज द 3 मेन प्रिंसिपल। सबसे पहले टॉपिक को समझो, उसके बाद जिस टीचर से आप समझ रहे हो उनके नोट्स को डाउनलोड करके उसको एक बार अच्छे से जो है रीड करो एंड उसके बाद उसको जितनी बार हो सकता है आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। फिक्चर्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, 50 मिनट्स में कोशिश करूंगी कि 5 चैप्टर्स आपको करवा दूं, ठीक है। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। एंड वन मोर थिंग कि फिजिकल एजुकेशन के पेपर में कोशिश करना फ्लो चार्ट्स पॉइंट्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करना रादर देन अ लॉन्ग पैराग्राफ। सो सबसे पहले आपका चैप्टर आता है ये, दैट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें हमारे बेसिकली 5 चैप्टर्स है। कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, मैक्रो, मीसो एंड मैक्रो, types and methods to develop strength, endurance and speed, types and method to develop flexibility and coordinative ability, and circuit training introduction and its importance. So let's start with the first topic, that is talent identification and talent development. सबसे पहले टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। यहाँ पे जो टैलेंट की बात हो रही है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि अगर आपके अंदर बैडमिंटन खेलने का टैलेंट है, फुटबॉल खेलने का टैलेंट है, दैट इज योर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। फिर होती है टैलेंट का डेवलपमेंट कि अगर हमें पता लग गया कि हम इस चीज में अच्छे हैं, ठीक है, तो हम उस चीज को ज्यादातर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पता चला कि वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है तो वो उसको जो है धीरे धीरे करके डेवलप करने की कोशिश करेगा ताकि एक दिन वो उसी से बड़ा आर्टिस्ट बन सके, ठीक है। सो जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बेसिकली 5 स्टेज में डिवाइड है। सबसे पहले होता है टैलेंट डिटेक्शन। ये होता है कि डिस्कवरी होती है पोटेंशियल परफॉर्मर की जो अभी तक किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत डिटेक्ट हो रहा है, दैट इज अ टैलेंट डिटेक्शन। जो क्या करता है, जस्ट 1 सेकेंड, yes, that is discovery of a potential performer who are not currently involved in the sports, ठीक है। फिर होती है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, मतलब रिकॉग्नाइजिंग पार्टिसिपेंट विद द पोटेंशियल एट एन अर्ली एज, ठीक है, मतलब अभी अर्ली एज पे जो है हमने टैलेंट को डिटेक्ट किया है, उस पार्टिसिपेंट को, उस पार्टिसिपेंट के टैलेंट के पोटेंशियल को हमने रिकॉग्नाइज किया है बहुत ही अर्ली स्टेज पे। फिर हम उसको डेवलप करने के लिए, टैलेंट डेवलप करने के लिए क्या दिया जाता है, सूटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट। जैसे हमको पता लगा इस बच्चे में बैडमिंटन का बहुत अच्छा टैलेंट है तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक कोचिंग ज्वाइन करा देंगे बैडमिंटन की, हम उसको बैडमिंटन ट्रेनिंग दिलवाएंगे, तो उसको हम सूटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट देंगे ताकि वो उसी फील्ड में एक्सेलरेट कर सके और अपने जो पोटेंशियल है उसको वो रियलाइज कर सके। फिर होता है टैलेंट सिलेक्शन, ठीक है। इसमें होता है कि ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हु डेमोन्स्ट्रेट प्री रिक्वेस्टिक परफॉर्मेंस लेवल, दैट इज अ टैलेंट सिलेक्शन। फिर होता है टैलेंट ट्रांसफर कि फोकस इज ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पोर्ट टू अनदर स्पोर्ट, ठीक है। दिस इज योर टैलेंट ट्रांसफर कि एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट्स में आप जो है अपना टैलेंट को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। दिस इज द 5 स्टेप, दैट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करनी है, व्हाई वी हैव टू डू दिस प्रोसेस, बिकॉज डिस्कवरी ऑफ अ ग्रेट टैलेंट, हो सकता है कोई ऐसा टैलेंट को हम इजाद कर दें या ऐसा टैलेंट हमारे सामने आ जाए जो आज तक किसी ने ना देखा हो। किसी का हिडन टैलेंट होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अपने जो मतलब नॉर्मल लोग नहीं कर सकते तो कोई वो अगर कर रहा तो बोलेंगे तेरा हिडन टैलेंट है, ठीक है। अगर हम एक टैलेंट को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लें
तो वो बच्चा जो है उस स्किल को लेकर बहुत आगे जा सकता है। जैसे स्टार्टिंग में अगर पता लग गया अर्ली एज में कि बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है या बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा है, तो अगर अर्ली स्टेज पे टैलेंट डिटेक्ट हो गया तो उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसके टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हो सकता है कि जब उसकी परफेक्ट एज आए तब तक वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका हो। ठीक है। और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से कंट्री को भी बहुत फायदा होता है, बिकॉज आप सब देखते हो अभी इंडिया गॉट टैलेंट आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने इंडियन आइडल में सिंगिंग का टैलेंट दिखाते हैं। तो यहाँ पर वो एक कंट्री के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर इंडिया का अगर कोई सिटीजन अगर अपने टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पे अगर रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंट एसेट फॉर अ कंट्री ऑल्सो। ठीक है। फिर आता है कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, ठीक है, योर फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। फिर होता है फिजिकल एट्रीब्यूट्स, फिर साइकोलॉजिकल योर मेंटल एट्रीब्यूट्स, देन योर टेक्निकल एट्रीब्यूट्स, देन रिजल्ट एंड देन इंटैंगिबल्स। ठीक है जी। ओके जैसे यहाँ पे एक है कि स्टेप फॉर टैलेंट इट्स प्रमोशन इंक्लूड, जैसे सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर एसेंशियल ट्रेनिंग स्टेज, फिर 3 से 4 साल की उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे करते धीरे धीरे करके वो जो है अपने टैलेंट को टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, योर टैलेंट डेवलपमेंट एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। ओके तो फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया, that is your talent. Just 1 second. Yes, concept of talent development and talent identification in sports. Second हमारा आता है introduction to macro, micro, meso and macro cycle. हमारी आती है introduction to sports training cycle, that is micro cycle, meso cycle and your macro cycle. Very very important. सबसे पहले मैं macro cycle पढ़ाती हूँ। मैक्रो साइकिल होती है एक बड़ी साइकिल, जैसे 3 से 12 महीने की साइकिल। दस इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ ट्रेनिंग। अब एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई एक स्टूडेंट है जो नीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे स्टेज आते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल उसने मई में उसने नीट का पेपर दिया एंड उसको पता लगा कि इस बार मेरा मार्क्स इतना नहीं बन रहे, आई विल टेक अ ड्रॉप। तो उसके पास वो 1 साल का टाइम है टू प्रिपेयर फॉर दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो वो सबसे बड़ा ड्यूरेशन है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मैक्रो साइकिल। ठीक है। उसके बाद जब उसमें थोड़ा और कम टाइम बचेगा तो वो मीजो साइकिल हो जाएगी, उस पर और कम टाइम बचेगा तो वो माइक्रो साइकिल हो जाएगी। तो मैक्रो साइकिल की ड्यूरेशन होती है कम से कम 3 से लेके 12 महीने, यानी कि 3 से 12 महीने की ट्रेनिंग, इसलिए हम इसको मोस्ट एक्सटेंडेड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। अब मैक्रो साइकिल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर 1 साल का टाइम है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें डिटेल्स में सारे टॉपिक्स करेगा रादर देन गोइंग फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास पूरा साल पड़ा है, ठीक है, वो सब करने के लिए। तो पर्पस होता है मैक्रो साइकिल का कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, ठीक है, और अपनी कैपेसिटी को जो है बढ़ाए। ठीक है, एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस करे एट अ स्पेसिफिक टाइम। अब इसी मैक्रो साइकिल के अंदर सेवरल मीजो साइकिल्स आती हैं और लास्ट मीजो साइकिल एंश्योर रिकवरी एंड रियलाइजेशन फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन टू फॉलोइंग मैक्रो साइकिल। मीजो साइकिल के बाद जो है, देखो अब ऑब्वियस सी बात है आप पूरा साल पढ़ाई करते हो, लेकिन जो एंड का डे होता है, जैसे एक दिन पहले एग्जाम के आप ब्रेक लेते हो, आप रिकवरी करते हो, आप रिलैक्स करते हो और रियलाइज करते हो कि अब जो मैं कर चुका हूँ, अब जो है यही मैंने अब तक पढ़ाई करी है एंड इसी से मुझे अब जो है एग्जाम देना है। दैट इज अ रियलाइजेशन एंड आप रेस्ट करते हो, लेकिन जिसको हम स्पोर्ट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, रिकवरी बोलते हैं। तो 3 से 12 महीने की होती है, मोस्ट एक्सटेंडेड साइकिल होती है, इंप्रूव करती है परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल मीजो साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल मीजो साइकिल। फाइन। ओके नेक्स्ट हमारा आता है, दैट इज योर मीजो साइकिल। मीजो साइकिल होती है बेसिकली 3 से 6 हफ्तों की, इसीलिए हम इसको एक मीडियम ड्यूरेशन की साइकिल बोलते हैं। इसका पर्पस होता है कि एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क को जो है टैकल करना, जैसे कि किसी एक स्किल में मास्टरी करना, फिजिकल मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स को इंप्रूव करना, स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए प्रेपरेशन करना। ठीक है, दैट इज योर मीजो साइकिल। मीजो साइकिल 4 हफ्तों की होते हैं, लेकिन इट इज कंसिडर एज द बेस्ट बिकॉज दिस इज द मिनिमम पीरियड जहां पे फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली दोनों जो चेंजेस हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं। एंड जो लास्ट वीक ऑफ द मीजो साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज, क्योंकि उसमें आप करते हो रिकवरी एंड रिलैक्सेशन। लास्ट हमारी आती है माइक्रो साइकिल, मतलब किसी
टूर्नामेंट से पहले के जो 3 से 10 दिन होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो साइकिल। ये होती है सिर्फ और सिर्फ 3 से 10 दिन की। इसको शॉर्टेस्ट साइकिल ऑफ द ट्रेनिंग बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो सिर्फ रिकवरी और रिलैक्स करता है। ठीक है, बिकॉज उसके पास पूरा साल था उसके पास प्रेपरेशन करने के लिए। नाउ वो क्या करता है, रिलैक्स और रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, It even though 5 to 10 days are not adequate to achieve most training tasks, लेकिन ये integral part of the training process बनता है। This is a 3 cycle, micro cycle, meso cycle and your macro cycle। तीनों के ही आपको ड्यूरेशन अच्छे से याद रखनी है। एंड कौन से साइकिल में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, मीजो साइकिल इज अ ट्रेनिंग ऑफ कितने की थी। मीजो की बात करें तो ये 3 से 6 हफ्तों की साइकिल थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। दैट इज इट इज अ साइकिल ऑफ 3 to दिस इज 3 to 6 वीक्स की आपकी ये क्या थी, साइकिल थी। कौन सी साइकिल थी, मीजो साइकिल। ट्रांजिशनल फेज किसके बीच का फेज होता है, अभी हमने पढ़ा, इट इज अ रेस्ट एंड रिकवरी। ठीक है, ट्रांजिशनल फेज इज अ फेज ऑफ बिटवीन रेस्ट एंड रिकवरी। ये देखो, ये मैंने अंडरलाइन किया, जो अंडरलाइन किया उसी से नीचे एमसीक्यू पूछे हुए हैं। माइक्रो साइकिल 3 से 10 दिन की होती है, ज्यादा टाइम की नहीं होती। प्लीज ये अंडरस्टैंड करो, ये मटेरियल जो है सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पर लोगो देख सकते हो, तो यही एमसीक्यू हो सकता है आपको सीधा आपके पेपर में आपको जो है उठा के दे दिया जाए। ठीक है, तो ये एमसीक्यू को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। ठीक है, और ये एमसीक्यू को तो आपने करके जाना है। जैसे यहाँ पे 3 से 10 दिन का है, यहाँ पे आपका रेस्ट एंड रिकवरी फेज है, और यहाँ पे 3 से 6 हफ्ते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दैट इज सेकेंड टॉपिक, दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो, मीसो एंड मैक्रो। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड स्पीड। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी शॉर्ट नोट से। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, व्हाट इज अ स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ होती है मसल्स की एबिलिटी एक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की। टाइप्स की बात करें तो एक होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ, एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ के अपने 3 टाइप होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जिसमें स्पीड आ जाती है, और एक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जहाँ पे एंड्योरेंस आ जाता है। एक होती है आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ। अगर हम बोले इसको मेथड्स इंप्रूव करने के, तो हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस का मतलब है आप किसी एक्टिविटी को कितनी देर तक झेल पा रहे हो। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उस पढ़ाई को कितनी देर तक झेल पा रहे हो, दैट इज योर एंड्योरेंस पावर। कि 30 मिनट बाद आपको लगा कि भाई अब नहीं हो रहा मुझसे पढ़ाई, अब मैं छोड़ रहा हूँ, दैट इज योर एंड्योरेंस कैपेसिटी। ठीक है, 2 तरीके की होती है। अगर मैं नेचर की बात करूँ तो BGS, बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। लेकिन एक्टिविटी की बात करें तो शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म एंड ये लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। एक होती है स्पीड एंड्योरेंस जो कि स्पीड से कनेक्टेड होती है। इसको अगर हम जो है मेथड्स बोले टू इम्प्रूव द एंड्योरेंस, तो इसमें आती है कंटिन्यूअस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड योर फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, जो कि गोस्टा हॉलमोर ने दी थी। ये MCQ की फॉर्म में आया था। ठीक है जी, फिर हमारा आता है स्पीड। स्पीड की बात करते हैं, स्पीड क्या होता है, एक एबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह तक भागना, उसको हम स्पीड बोलते हैं। टाइप्स की बात करें तो इसका ट्रिक है रामलास। तो रिएक्शन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, स्पीड एंड्योरेंस। एनसीईआरटी में जो आपकी सीबीएसई की बुक है उस पे यही टाइप्स थे। ठीक है, ये मैंने हैंड रिटन खुद बनाए थे। मेथड्स की बात करें, एक्सेलरेशन रन, पेस रन, एक ही पेस में दौड़ना या फिर स्पीड से दौड़ना, दोनों मेथड से टू इंप्रूव योर स्पीड। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की कितनी आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट है, पैसिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है। एक्टिव में भी स्टैटिक और डायनेमिक। मेथड्स इंप्रूव करने की बात करते हैं तो बैलिस्टिक मेथड, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनेमिक स्ट्रेचिंग एंड प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। ये वाली लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी MCQ में आती है। MCQ में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट इज अ मेथड ऑफ अ फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसमें आपको वो जो है मेथड दे देगा, एक्सेलरेशन रन, पेस रन, और इसमें एक लिख देगा प्रोप्रियोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। आपको याद रखना है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी का मेथड है। फिर आता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मतलब आप एक काम को कितना प्रॉपरली कर रहे हो, कितना एफिशिएंटली कर रहे हो। इसका टेक्निक है कार्ड ब्रो, मतलब कपलिंग एबिलिटी, अडैप्शन एबिलिटी,
रिदम एबिलिटी, डिफरेंशिएशन, बैलेंस एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी। मेथड्स कैसे आप इंप्रूव करोगे? रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, वेरिएशन इन एक्सरसाइज एंड योर मॉडिफिकेशन इन एक्सरसाइज। ठीक है, सो विद दिस वी हैव डन विद द टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड, एंड टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ठीक है, अब इसमें भी आपका जो है यस इसमें आपका स्ट्रेंथ के बारे में दे रखा है, वही है जो अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रेंथ डायनेमिक, स्टैटिक, फिर डायनेमिक के टाइप, मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव और स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना, नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका लिखना आता है तो उसके बाद इंप्रूव कैसे करते हो? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंड्योरेंस, अभी बताया नेचर ऑफ द एक्टिविटी के अलग, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी का अलग टाइप है। ठीक है जी, एंड्योरेंस का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा रहता है दैट इज स्पीड हो गया, एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी आपका हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपका हो गया। देखो प्रोप्योसेप्टिक वाला जो है वो भी हमने कर लिया। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में देखो सब पढ़ा है, ओरिएंटेशन, डिफरेंशिएशन, वो ऐसे ना उसमें एक ट्रिक है, कार्ड ब्रो। ठीक है, लाइक यू आर प्लेइंग कार्ड विद योर फ्रेंड्स, यू आर सेइंग कार्ड ब्रो, मेरा कार्ड दे, उसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, वो सिर्फ एक सीक्वेंस में मैंने उसको याद करवाया था। फाइन, सो इसमें सर्किट ट्रेनिंग नहीं है, बट सर्किट ट्रेनिंग इज बेसिकली यू आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी टू डेवलप योर स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एंड्योरेंस, ओके, एंड इसकी इंपॉर्टेंस। सो बाकी हमने पूरा चैप्टर कर लिया ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स वाला। लेट्स कम टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। बहुत इजी सा चैप्टर है, लाइक एंडिंग के चैप्टर थोड़े से ज्यादा इजी है। ठीक है, सो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें साइकोलॉजी में, सबसे पहले आपका टॉपिक आता है दैट इज पर्सनालिटी की डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स एंड जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थ्योरी। पर्सनालिटी मतलब क्या होती है? पर्सनालिटी होती है इंसान का ओवरऑल, वो इंसान कैसा है। सिर्फ फर्क नहीं पड़ता वो आउटर अपीयरेंस से कैसा दिखता है, वो अंदर से कैसा है, एवरीथिंग कंक्लूड्स इन पर्सनालिटी। तो किसी की पर्सनालिटी को पहचानना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि समटाइम्स जो लोग होते हैं वो प्रिटेंड नहीं करते कि वो क्या है। ठीक है, सो पर्सनालिटी इज बेसिकली that an individual is much more than his outer appearance. जंग ने क्लासिफिकेशन दी थी, उन्होंने कहा था 3 तरीके के लोग हैं बेसिकली, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट में उसने कहा था कि इंट्रोवर्ट मतलब थोड़ा शाय तरीके से बंदे हैं। ठीक है, ज्यादातर लोगों से बात नहीं करते, सोशल विड्रॉल है, मतलब सोशल गैदरिंग में ज्यादातर नहीं जाते, कम बोलते हैं, सेंसिबल बोलते हैं, अपने आइडियाज में बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड भी यही होते हैं। फिर होता है एक्सट्रोवर्ट जो बहुत फ्रेंडली, आउटगोइंग, टॉकेटिव, ठीक है, इनकी सबसे बनती है, सब इनके दोस्त हैं, ये करेजियस हैं, ये हेजिटेट नहीं करते और ये बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। एम्बिवर्ट्स होता है जिनमें दोनों क्वालिटीज होती है, मतलब वो जगह के हिसाब से जो है इंट्रोवर्ट भी बन जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी बन जाते हैं। लाइक पेरेंट्स के सामने एक्सट्रोवर्ट, बाहर इंट्रोवर्ट, या पेरेंट्स के सामने इंट्रोवर्ट, बाहर एक्सट्रोवर्ट, इनको हम बोलते हैं एम्बिवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, उसके बाद बिग 5 थ्योरी आई थी जिसमें 5 तरीके के कुछ ट्रेड्स के बारे में बताया गया था। इनको याद करने का तरीका है ओशन। सबसे पहले आता है ओपननेस। ओपननेस मतलब वो इंसान जो न्यू थिंग सीखने को रेडी है, जो बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्यूरियस है। फिर आता है कंसिस्टेंटनेस, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, बहुत पंक्चुअल है। फिर आता है एक्स्ट्रावर्टेड, वही बात करें, टॉकेटिव है, फ्रेंडली है, सोशलेबल है। फिर आता है एग्रीएबल, यानी कि टॉलरेंट है, सेंसिटिव है, कोऑपरेटिव है। फिर आता है न्यूरोटिज्म, मतलब मूडी है, इरिटेबल बंदा, एंशियस है, टेम्परामेंटल है। ठीक है, बहुत मतलब इसका बात बात पे इसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूरोटिज्म। ठीक है, ये थी हमारी बिग 5 एंड जंग की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज मोटिवेशन। ठीक है, नाउ एवरीबडी नो व्हाट इज अ मोटिवेशन, सबको पता है मोटिवेशन क्या होती है। सो मोटिवेशन सिंपली मीन्स कि अंदर से एक तरीके से एक आवाज आना। ठीक है, दैट वी नीड टू अचीव समथिंग इन लाइफ, दैट इज बेसिकली अ मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन इज अ लाइक यू हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स फ्रॉम इनसाइड दैट नाउ आई हैव टू डू समथिंग। नहीं, लाइक अभी आपके जैसे बोर्ड एग्जाम है तो हर किसी की मोटिवेशन, किसी की बहुत मोटिवेशन बहुत डाउन है और किसी की मोटिवेशन बहुत हाई है, उसको लगता है कि वो बहुत इजीली सब कुछ कर लेगा। तो मोटिवेशन बेसिकली यही होता है
कि हम जो है अपने अंदर का, हमारे अंदर की हम ड्रिवन पर्सनालिटी है या नहीं है। ठीक है, हम अपने आप को कितना मोटिवेट रखते हैं, दैट इज अ मोटिवेशन। ठीक है, मूव करना। अगर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सुबह स्कूल जाने की मोटिवेशन नहीं होती, बट हम जाते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि अच्छा अच्छा आज उठ जाते हैं, कल कल सो जाएंगे, आज चले जाते हैं। ठीक है, आज इतना कर लेते हैं। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दो तरीके की मोटिवेशन होती है, एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक। अब नाम से ही पता लग रहा है, इंट्रिंसिक का मतलब जो अंदर से आ रही है, जो रात को 2-3 बजे आती है कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत है, वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से आती है। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब है कि ड्राइविंग फोर्स टू परस्यू एन एक्शन फॉर फन, जॉय और एनी अदर इनर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, जो हमारे अंदर से आ रही है और उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए हम उस एक्शन को परस्यू करते हैं। लाइक आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे केमिस्ट्री का ये टॉपिक पूरा करना है, तो आप उसको पूरा करोगे, दैट इज अ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर्स की बात करते हैं, तो हमें जॉय मिलता है, इंजॉयमेंट मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ फैक्टर। मेथड की बात करते हैं तो गोल सेटिंग, स्ट्रैटेजीज, फैमिली, कम्युनिटी सपोर्ट। बेनिफिट्स की बात करें तो देखो, बाहर से हमें कोई मोटिवेट कर रहा है तो वो कब तक ही मोटिवेट करता रहेगा, एक टाइम में वो भी बोलेगा यार मैं नहीं कर रहा तुझे मोटिवेट, तू खुद देख ले अपना। ठीक है, लेकिन अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन रखेंगे तो हमारा जो है, हर कोई हमें चाहे डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, लेकिन अगर हम खुद अंदर से मोटिवेटेड है तो हम जो है, हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक मतलब हमें कोई बाहर से मोटिवेशन आ रही है, जैसे कभी कभी हम कोई गाना सुन लेते हैं, ठीक है, मोटिवेशन वाला, कर हर मैदान फतेह, तो एक मोटिवेशन आ गया अंदर से, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। ये फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा ने बोला कि काम कर, तू पढ़ाई कर ले, 90% ले आ, तुझे बाइक दिलवा देंगे, तुझे आईफोन दिलवा देंगे। तो मनी के लिए, पैसे के लिए, ट्रॉफी के लिए, इन सब चीजों के लिए जो मोटिवेशन आती है वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, अंदर से नहीं आ रही, हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन पापा ने बोला कि आईफोन दिलवाएंगे, तो उस चक्कर में मैं पढ़ रहा हूँ, दैट इज अ एक्सट्रिंसिक काइंड ऑफ अ मोटिवेशन। इससे क्या होता है, फ्यूचर में बेनिफिट्स तो होता ही है, हम सक्सेस अचीव कर लेते हैं, बट द थिंग इज दैट कि वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन हमें जो है नहीं मिलती है। ठीक है, सो बेसिकली आपको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दोनों मोटिवेशंस का एक बैलेंस बनाकर यू नीड टू रन। ठीक है, ओके, तो मोटिवेशन एंड इट्स टाइप एंड इट्स टेक्निक, फाइन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोटिवेशन के बाद, एक्सरसाइज अधेरेंस। ठीक है, सो एक्सेसिव अधेरेंस मीन्स की एक्सटेंड टू विच द इंडिविजुअल मेंटेन एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द एडवाइज्ड इंटरवल, एक्सरसाइज डोज एंड एक्सरसाइज डोजिंग रेजिमेंट डिस्पाइट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रेशर्स टू विड्रॉ। ठीक है, तो एक्सरसाइज एंट्रेंस होता है कि एक इंडिविजुअल फिजिकल एक्सरसाइज पे कितनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो कर पा रहा है, दैट इज योर एक्सेसिव अधेरेंस। ठीक है, इसके बेनिफिट्स भी हैं आपके सिलेबस में और इसकी स्ट्रैटेजीज भी हैं। बेनिफिट्स में आते हैं कि ये ओवरकमिंग करता है सोशल फिजिक एंजाइटी। ठीक है, जैसे आजकल हम देखते हैं सोसाइटी में एवरीवन इज लाइक, आजकल सबको लुक्स, फिटनेस एंड बॉडी शेप, वेट एंड साइज में सब बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। ठीक है, एवरीवन नीड्स अ गुड बॉडी, एवरीवन नीड्स अ गुड लुक्स, एवरीवन नीड्स टू बी गेट फिट। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो है ये हमारे सोसाइटी में ये चीज हो चुकी है कि अब लोग अपने आप उन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि वो जो है एक अच्छा इंसान दिखे। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो आई थिंक हम जो है सोशल फिजिक एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद बीमारियां कब होंगी, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज। फिर होते हैं रिक्रिएशन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो हमारे पास टाइम ज्यादा आएगा, जिससे हम अपनी बाकी चीजों पर जो है फोकस कर पाएंगे। मेंटल रिलैक्सेशन होगी, ठीक है, सोशलाइजेशन होगी, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ जो है एक्सरसाइज अधेरेंस। ये भी बेनिफिट्स है, ये हेल्थ बेनिफिट्स है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होता, वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ बोन एंड मसल्स, कैंसर्स का रिस्क कम होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ फॉल।
ठीक है, स्ट्रेस रिलीफ कम करता है, हैप्पीनेस इंक्रीज करता है, सेल्फ एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, सोशल कोहेजन इंक्रीज करता है, वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है। और कॉग्निटिव बेनिफिट्स क्या होता है, अटेंशन कंट्रोल होती है, मेमोरी इंप्रूव होती है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है इसके बेनिफिट्स है। आप इनमें से कुछ 5 से 10 बेनिफिट्स आराम से कर सकते हो। स्ट्रैटेजीज की बात करें कैसे हम एक्सरसाइज अधेरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहले गोल सेटिंग करना, ठीक है। एक्सरसाइज में वैरायटी डालो, अगर रोज एक एक एक्सरसाइज करोगे तो बोर हो जाओगे, तो वैरायटी डालो एक्सरसाइज में। सोशल सपोर्ट एनहांसमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को लेके जाओ, पेरेंट्स को लेके जाओ, उनके साथ करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। उसके बाद री इन्फोर्समेंट इंटरवेंशंस, ठीक है, लोगों से फीडबैक लो, फाइन, लोगों से फीडबैक लो। उसके बाद प्रोसेस ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्थ रिस्क अप्रेजल, हेल्थ एजुकेशन, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज हैं। इसको बस एक बार आपने रीड कर लेना है, और इसको जो ऐसे जो हेडिंग्स है ना, बस इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, सो दैट यू कैन राइट दीज हेडिंग्स इन योर एग्जामिनेशन टू गेट अ फुल मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ एग्रेशन एंड सम ऑफ योर टॉक्स। की बात करूं तो एग्रेशन क्या होता है, एग्रेशन होता है बिहेवियर विद द गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग अनदर लिविंग बीइंग, ठीक है। अग्रेशन मतलब कभी कभी क्या होता है, गुस्से में जब हम गेम खेल रहे होते हैं और हम हार जाते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है कि हम सोचते हैं हम सामने वाले को हार्म कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं अग्रेशन। 3 तरीके के होते हैं, हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल एंड असर्टिव। हॉस्टाइल मतलब कि मेरा मेन एम ही यही है कि मैं सामने वाले को इंजर करूंगी, दैट इज हॉस्टाइल। इंस्ट्रूमेंटल होता है कि मेरा सामने वाले को इंटेंट जो है, मैंने हर्ट किया पैसे, मनी और जीतने की वजह से। असर्टिव होता है कि हम सिर्फ डोमिनेंस जमाने के लिए जो है ओपोनेंट को हार्म करते हैं, ठीक है। हम डोमिनेंस जमाना चाहते हैं, लेकिन अगर उसको उससे उस स्पोर्ट्स पर्सन को जो सामने वाला है उसको अगर हार्म हो जाता है, दैट इज कंप्लीटली एक्सीडेंटल एंड अनइंटेंशनल। फिर हमारे को टर्म्स आते हैं सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, दूसरों को छोड़ो, दूसरों की वैलिडेशन छोड़ो, आप खुद को कितना वैल्यू करते हो, खुद को आप कितने रिस्पेक्ट देते हो एज अ पर्सन, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम। अगर खुद को पे सेल्फ एस्टीम ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका मोटिवेशन हाई रहेगा। फिर होता है मेंटल इमेजिनरी, कि हम सब कुछ इमेजिन करते हैं, दैट इज अ मेंटल इमेजिनरी। एक एथलीट है, अभी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है कि वो प्लेग्राउंड में है, वो खेल रहा है, दैट इज अ मेंटल इमेजिनरी। फिर होती है सेल्फ टॉक, खुद से बात करते हो, ठीक है, तो अपने इनर वॉइस से जब आप बात करते हो उसको हम सेल्फ टॉक बोलते हैं। और गोल सेटिंग होती है जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो, तो उससे पहले आप एक गोल सेट करते हो कि मुझे ये करना ही करना है, तो वो फर्स्ट स्टेप होता है जब हम किसी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव डन विद द चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। ओके, बायोमैकेनिक्स से अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है बायोमैकेनिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सबको आता है आई थिंक, ये तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो बहुत इजी है। सबसे पहले होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो जाती, एग्जाम्पल फुटबॉल, ठीक है। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, जिससे कि हैमर थ्रो। लॉ ऑफ रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्लीज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हर साल आता है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के आपने नहीं जाना है, ठीक है। फिर हमारा आता है, तो टाइप्स ऑफ लेवर अभी करते हैं, इससे पहले मैं बाकी 3 टॉपिक करा देती हूँ। उसके बाद हमारा आता है दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होती है अगर एक ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी बॉडी पे जो जितनी भी फोर्सेस लग रही है वो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। 2 तरीके की इक्विलिब्रियम होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर स्टेबल है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोशन में है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर हमारा आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की बात करें तो जब 2 ऑपोजिंग बॉडी ऐसे कांटेक्ट में होती है, जो एक दूसरे के ऊपर जो ऑपोजिंग फोर्स लगती है उनको बोलते हैं फ्रिक्शन। ये 2 बॉडी है कांटेक्ट में, ये एक दूसरे को ऑपोजिंग फोर्स लगा रही है, ये वाली उस पीछे वाली साइड, वो वाली आगे वाली साइड, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन हुई है मतलब दोनों फोर्स लगा रही है लेकिन मोशन शुरू नहीं हुई है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर मोशन शुरू हो चुकी है, जैसे स्लाइडिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है, दैट इज अ डायनेमिक काइंड ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज क्या है कि फ्रिक्शन में हमें ग्रिप बनाने में हेल्प करती है, और अगर हम चल नहीं पाएंगे कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। लेकिन रोलर स्केटिंग में हमें लेस फ्रिक्शन चाहिए, तो वो एक डिसएडवांटेज है, सेम विद द साइकिलिंग पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा था प्रोजेक्टाइल।
प्रोजेक्टाइल की बात करें तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्यूट एंगल के थ्रू फेंकते हैं, ऑब्जेक्ट अगर हम हवा में फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली या एक्यूट एंगल के थ्रू अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसमें एक्यूट एंगल बनता है और इस ट्रैजेक्टरी पाथ को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हाइट, इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस के भी कुछ 4 पार्ट्स है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, मास एंड स्पीड, एंड स्पिन मूवमेंट इज very very important as a factor of a projectile motion। ठीक है, फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ लेवर। यस, अगर हम टाइप्स ऑफ लेवर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है फर्स्ट क्लास लेवर, सेकंड क्लास लेवर एंड थर्ड क्लास लेवर। फर्स्ट क्लास लेवर की अगर हम बात करते हैं, अ फर्स्ट लेवर हैज द फल्क्रम बिटवीन द फोर्स एंड द रेजिस्टेंस, दैट इज अ फर्स्ट क्लास लेवर। देखो यहाँ पे जो है लोड, यहाँ पे फोर्स, दैट इज योर first class lever। A first lever has a fulcrum between the force and the resistance। ठीक है, the class fulcrum may be moved about along the lever, thereby changes the relative length of the force arm and resistance arm। ठीक है, and but force must be applied through a long distance to lift the resistance to a shorter distance। Conversely, a shortened force arm require more excellent force application, but there is a gain in speed and range of motion at the resistant end, that is a फर्स्ट क्लास लेवर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकंड क्लास लेवर की, तो सेकंड क्लास में आप देख सकते हो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फल्क्रम यहाँ लगा हुआ था सेंटर में। ठीक है, तो दोनों इक्वली बैलेंस हो रहे थे, लेकिन अब जो है फल्क्रम जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ठीक है, अ सेकंड क्लास लेवर हैज अ लोड रेजिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फल्क्रम एंड द फोर्स, वहां पे क्या था, फोर्स एंड द रेजिस्टेंस, फोर्स एंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ द फल्क्रम विल इंक्रीज और डिक्रीज बोथ द फोर्स आर्म एंड द रेजिस्टेंस आर्म। ठीक है, एंड फिर आता है हमारा थर्ड क्लास लेवर। थर्ड क्लास में हम देख सकते हैं कि फोर्स थोड़ा सेंटर में आ गया। सो थर्ड क्लास लेवर हैज द फोर्स बिटवीन द फल्क्रम एंड द रेजिस्टेंस, बट the thing is that the force arm is always shorter than the resistance arm, so a larger amount of force must be applied। ठीक है, this is your types of lever and their application is cricket bat में second class lever use होता है, kicking lower limb में third class, jumping में second class and looking up and down में first class। ठीक है, so ये chapter भी हमारा हो गया, that is your psychology and sports। फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये रहा चैप्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, उन फैक्टर्स का नाम है साइज ऑफ द मसल, बॉडी वेट, मसल कॉम्पोजिशन एंड इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स। स्पीड की बात करें तो वही स्पीड है, मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, मसल कॉम्पोजिशन, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड एंड्योरेंस में आता है मसल कॉम्पोजिशन, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, एरोबिक कैपेसिटी एंड योर मूवमेंट इकोनॉमी। फ्लेक्सिबिलिटी में यही होता है एज एंड जेंडर, मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स। ये फैक्टर्स आपको एज इट इज याद करने हैं। मसल सिस्टम पे क्या इफेक्ट अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, तो उसकी शेप एंड साइज चेंज होगी, फटीग डिले होगा, फूड स्टोरेज बढ़ेगी, एक्स्ट्रा फैट कम होगा एंड मोर कैपिलरीज विल फॉर्म। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, साइज ऑफ द हार्ट बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, टाइटल एयर कैपेसिटी बढ़ेगी एंड ब्लड प्रेशर आपका घटेगा एंड ब्लड वॉल्यूम भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देखो ये पूरा हमारा हो गया फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी मस्कुलर सिस्टम। कुछ भी नहीं था, लेकिन जो अब टॉपिक आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू, बोन एंड जॉइंट इंजरी, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद खत्म। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मतलब टिश्यू में इंजरी हो रही है। कॉन्ट्यूजन मतलब जो मसल है उसकी ब्लड वेसल टूट गई, ब्रोक हो गई। ठीक है, और अगर वहां पे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई तो उसमें ब्रूस हो सकता है, ब्रूस होना। ठीक है, तो कॉन्ट्यूजन मतलब अगर मसल की ब्लड वेसल ब्रोक होगी, दैट इज योर कॉन्ट्यूजन। अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे गिर गए, दैट इज अब्रेशन, दैट इज अब्रेशन। ठीक है, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको कट लग गया उसको हम बोलते हैं लैसिरेशन। इरेगुलर कट अगर स्किन में लग गया एक शार्प ऑब्जेक्ट से, उसको हम बोलेंगे लैसिरेशन। आर्टरी वेन में छोटा छोटा कट, इंसिजन। टेंडन का मुड़ना,
स्ट्रेन, लिगामेंट का स्ट्रेच या टियरिंग होना स्प्रेन। कैसे देखोगे, स्ट्रेन में टी आता है तो टी से आता अपना टेंडन, ठीक है, और स्प्रेन में टी नहीं आता तो वो लिगामेंट इंजरी है। फिर आती है बोन इंजरी। सिंपल फ्रैक्चर, हड्डी टूट गई, ठीक है, हड्डी टूट गई, कोई घाव नहीं हुआ। कंपाउंड फ्रैक्चर, हड्डी तो टूटी, स्किन भी खराब हुई, मसल भी डैमेज हो गई, दैट इज कंपाउंड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड में क्या हुआ, स्किन, मसल, हड्डी, साथ में इंटरनल ऑर्गन्स में भी डैमेज आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, रिब केज की सिंपल सी हड्डी टूट गई विदाउट एनी फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, लेकिन पूरा रिब केज पे असर आ गया, दैट इज कंपाउंड फ्रैक्चर। लेकिन साथ में लंग्स में भी डैमेज आया, दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। फिर आता है बच्चों का फ्रैक्चर, उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। हड्डी 3 से ज्यादा पीस में टूट गई, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, ठीक है, एक हड्डी दूसरी हड्डी के अंदर चली गई, इम्पार्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद जॉइंट की बात की तो जॉइंट में आता है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, ये वाला, ठीक है, शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन होना, हिप जॉइंट का डिसलोकेशन होना, रिस्ट जॉइंट का डिसलोकेशन होना। ये प्लीज पेज पूरा एज इट इज याद कर लेना, ये 5 नंबर में आता ही आता है स्पोर्ट्स इंजरी। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, दैट इज एजिंग, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले आपको सब पता, जब एज के साथ एज बढ़ती है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है उसमें हमें घटाव देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद न्यूरल फंक्शन में डिक्लाइन आता है, एंडोक्राइन चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, पल्मोनरी फंक्शन पे इम्पैक्ट आता है, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन यानी कि अब थोड़ा हार्ट रेट थोड़ा सा धीरे काम करने लग जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन की बात करें तो फैट डिपोजिशन बढ़ जाती है बॉडी में, कैल्शियम की कमी हो जाती है, बोन मास में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वो भी पोस्ट मेनोपॉजल विमेन को। वो औरतें जिनका मेनोपॉज हो चुका है उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होना, दैट इज योर ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। सो आई थिंक विद दिस वी हैव डन विद द 4th चैप्टर। लास्ट चैप्टर मैंने आपको कराना है, दैट इज योर आई वुड से, देखो इसमें भी यही है, एब्रेशन, लैसिरेशन, इंसिजन, कॉन्ट्यूजन, स्ट्रेन, स्प्रेन, वो मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, तो वो आपको वहां से देख लेना। यहाँ पे जो लिखे वो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा है। लास्ट हमारा आता है योगा। तो योगा वाले में एवरी आसन नॉट नीड टू बी रिमेम्बर, लाइक मेन इंपॉर्टेंट आसन कर लेना। ज्यादातर हाइपरटेंशन और एस्थमा का ही पूछा जाता है, कभी कभी डायबिटीज का भी आ जाता है। स्टिक फिगर अच्छे से बना लेना, ठीक है, और कोशिश करो कि हर एक डिजीज के कम से कम 3 आसन कर लो, और वो कर लो जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। अब उसको याद कैसे करो, एक बार खुद परफॉर्म करके देखो तो उसका आपको पूरा प्रोसीजर खुद ही पता लग जाएगा। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि बुकिश लैंग्वेज लिखनी है, आपको पता है कि ताड़ासन कैसे होता है, खड़े होके ऐसे हाथ ऊपर करके, तो बस सिंपल लिख दो कि स्टैंड स्ट्रेट, टेक योर आर्म्स एंड लाइक टेक अप एंड लाइक फोल्ड देम। सो आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से उसको लिख सकते हो, ठीक है। सो 5 चैप्टर्स हमने कर लिए। अब कल की इस वीडियो पे मैं आपको बाकी के 5 चैप्टर करवा दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा आई नो फास्ट है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।